Hello students, previous class में we had started our new topic of genetics principle of inheritance and variation, जिसमें से कि हमने कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस किया था उस फेज में। ठीक है, आज भी कुछ उसी से रिलेटेड एक दो चीजें हैं जो बेसिकली नीट में अक्सर पूछी जाती हैं। बेसिकली है कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज द एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर, तो वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी भी उसी के इस चैप्टर से कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आप PYQs उठा के देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर से क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि जेनेटिक्स के बारे में, कि व्हाट इज दिस जेनेटिक्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। जेनेटिक्स का मतलब है, ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग अबाउट द बायोलॉजी, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी है, ये उसी की ब्रांच है। ठीक है, तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, ये इट एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ही है, कुछ अलग नहीं है। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी कर रही है, हेरिडिटी, वो इनहेरिटेंस है। तो हेरिडिटी एंड व्हाट, वेरिएशन, इसको कहा गया है क्या, जेनेटिक्स। अब इसके बहुत बेसिक से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप सबको पता है, और तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन हम सबके सामने एक बार तो आ ही जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल, डन, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक और क्वेश्चन बनता है इसी से, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जेनेटिक्स कई तरीके के, ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे नीट में वो सिर्फ ट्रेडिशनल जेनेटिक्स जो ग्रेगर और मेंडल का है, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो दिस इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आंसर इज, देखो ये ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके कुछ बुक्स लिखती हैं विलियम बेटसन आंसर, व्हाइल द सम बुक्स विलियम बेटसन, और कुछ बुक्स लिखती हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन पर टिक करना है? तो if you got two options in which William Benson and Gregor John Mendel both are given to you, then you have to take out on the first priority। आपका ये होना चाहिए William Benson, this is your first priority। अगर दोनों भी options are given to you, और अगर नहीं दे रखा है William Benson, instead of it only the Gregor John Mendel is given to you, then you have to take out on the Gregor John Mendel। ठीक है, तो ये छोटा सा वैसा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, first priority you have to give this option। if this is not given in your options, then you have to take out for Gregor John Mendel। इसके बाद नेक्स्ट आता है फादर ऑफ व्हाट, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब ये हमें पढ़ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें आता है लिंकेज के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके जो फादर है हु इज थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। इसके बारे में एक और हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि हु कॉइन्ड दिस टर्म जेनेटिक्स, देन इसके बारे में एक और हम बात करेंगे, हु कॉइन्ड, ये जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, हु कॉइन्ड टर्म जेनेटिक्स। तो ये भी आंसर आपका जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की पहली प्रायोरिटी है वही सेम आंसर है, देन बेटसन इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए अब इसके बारे में अब हम थोड़ा सा अपने चैप्टर में आते हैं। यहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में काम किया था, स्टार्टेड हिज वर्क इन 1865, सॉरी 1859 टू 1865 तक का जो एरा था ना, वो ग्रेगर जॉन मेंडल का ड्यूरेशन था। सबसे ज्यादा अपने जो रिसर्च थे, वर्क थे, वो इन्होंने किया था, और इसी पर्टिकुलर टाइम को ही एरा बोला गया था ऑफ मेंडलिज्म। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, एरा के बारे में, एरा ऑफ मेंडल। और अब इसी एरा को जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, देन जो मेंडलिज्म का एरा है, इट वाज इन 1859 टू 1865। ये है, ये वो है जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में। देन अब इसी को 3 पार्ट्स में कंसीडर किया गया है, जिसमें से कि आपको 2 पढ़ने ही पढ़ने हैं, बोथ आर गिवन इन डीपली इन एनसीईआरटी, व्हाइल वन इज गिवन इन द समरी पोर्शन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हमें तो कंसीडर सब करना है क्योंकि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम वही बात कर लेंगे जो ग्रेगर जॉन मेंडल का ड्यूरेशन है, जिसे कंसीडर किया गया था
मैंडेलिज्म गिवन इन एनसीईआरटी, हाईली इंपॉर्टेंट है। और एक है पोस्ट मैंडेलिज्म, दैट वर्क डन आफ्टर ग्रेगर ऑन मेंडल, यानी कि जो मैंडेलिज्म का जो ड्यूरेशन है उसके बाद में जो काम किया गया था उसके बारे में बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट पोस्ट मैंडेलिज्म। और एक है इसके पहले, द वर्क बिफोर मैंडेलिज्म, उसको कंसीडर किया गया था प्री मैंडेलिज्म। सो इन टुडेज क्लास आई विल कंसीडर अबाउट द प्री मैंडेलिज्म। प्री मैंडेलिज्म में near about 5 to 6 scientists हैं who gave different theories and all those theories were considered as what theory of blending inheritance। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि ग्रेगर जोन मेंडल के टाइम पर भी ग्रेगर जोन मेंडल ने खुद भी जीन, क्रोमोसोम ऐसे शब्द कहीं भी यूज नहीं करे थे। इंस्टेड ऑफ जीन और क्रोमोसोम ही यूज्ड ओनली द वर्ड फैक्टर, एलीन, इन्हीं के बारे में ज्यादा बातें करी थी। ठीक है, तो इसके बावजूद अब ये हम बात कर रहे हैं कि जब तक ग्रेगर जोन मेंडल के टाइम तक भी जीन और क्रोमोसोम के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इनफैक्ट ये तो हम उससे पहले के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है इस पर्टिकुलर थ्योरीज में, प्री मैंडेलिज्म फेज में, प्री मैंडेलिज्म एरा में एक भी साइंटिस्ट ने जीन के बारे में ऐसे कोई बात नहीं करी थी। उन्होंने तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में बातें ही बदलती थी। तो क्या क्या बातें थी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ कम टू द पॉइंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, सो प्री मैंडेलिज्म के फर्स्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम। प्री मैंडेलिज्म, द एरा विच पर्टिकुलरली बिलोंग्स इन विच वर्क देन बिफोर द ग्रेगर जोन मेंडल और मैंडेलिज्म। ठीक है, जो मैंडेलिज्म से पहले जो टाइम में काम किया गया था उसके बारे में बात हो रही है। इसको आप प्री मैंडेलिज्म भी कह सकते हो, या इस पर्टिकुलर एरा में जो थ्योरीज को दिया गया था, ऑल दोस थ्योरीज वाज कंसीडर्ड एज थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इन थ्योरीज के बारे में बात हो रही है, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। देखो मेंडल ने तो आकर के बड़े अच्छे तरीके से ये बताया था कि किस तरीके से एक नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है एंड हाउ डज द कैरेक्टर्स पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में जाते हैं। ये बात मेंडल ने बताई थी। लेकिन मेंडल के बताने से पहले कुछ और साइंटिस्ट थे, जब तक ये मेंडल के थ्योरीज नहीं दिए गए थे तब तक कुछ उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा था। तो उसमें पर्टिकुलरली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। ब्लेंडिंग का मतलब ही होता है मिक्स होना। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, मिक्स होना, और इनहेरिटेंस का मतलब हो रहा है ट्रांसफर। किसके ट्रांसफर की बात हो रही है, कैरेक्टर्स की। अगर एक पेरेंट, यानी कि एक कपल है, एक पेरेंटिंग है, उसमें से कोई एक पेरेंट की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, दूसरे जो पेरेंट है उनकी हाइट बहुत छोटी है, यानी कि मदर की हाइट थोड़ी छोटी है और फादर की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो इस केस में उस टाइम तक ये साइंटिस्ट का बिलीफ था कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है, जो उनका बच्चा होगा, वो एक एवरेज हाइट का बेबी होगा। ऐसे अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर हाइट के अलावा, आप कलर की बात कर सकते हैं कि फादर के जो कलर है वो बहुत ज्यादा फेयर है, मदर का कलर है थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, तो जो बेबी है वो एक मीन एंड एवरेज कलर का होगा। ठीक है, नॉट फेयरी, नॉट डार्क इन कलर। तो इस तरीके के बच्चे का फॉर्मेशन होगा। ये सब अलग अलग साइंटिस्ट ने बिफोर द मेंडल के टाइम से कहा था। तो इसीलिए इनको बोला गया है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है, कभी भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं होता। मेंडल ने इस चीज को पूरी तरीके से डिस्प्रूव किया था, वो हम मेंडलिज्म में पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बेसिकली किसकी है, ये प्री मैंडेलिज्म की थ्योरीज हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट तो नहीं है, सिर्फ 5 to 6 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर थ्योरीज के बारे में बात करी थी। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 एक साइंटिस्ट है पाइथागोरस, और उन साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जो कैरेक्टर्स का जो ब्लेंडिंग हो रहा है, एक्चुअलिटी में जो नया बेबी का फॉर्मेशन होगा वो बड़ा सिंपल तरीके से कि एक स्मोक होता है, धुआं जैसे उठता है मेल की बॉडी से भी, फीमेल की बॉडी से भी, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो धुआं है इसी में पर्टिकुलर सारे के सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं हम दोनों पेरेंट्स के, और ये जब फ्यूज हो जाएगा तब जाकर के जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि इस थ्योरी को फिर एम्पेडोक्लस ने जाकर के क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था क्या, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। दिस मॉइस्ट वेपर थ्योरी वॉज गिवन बाय, इस पर्टिकुलर में आपको सिर्फ साइंटिस्ट का नेम लर्न रखना है और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी गई थी इतना याद रखना है। अंदर का कंटेंट अगर नहीं भी याद रख पाओगे तो चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय पाइथागोरस, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था।
क्या बताया था इन्होंने, पाइथागोरस ने कहा था कि दो इंडिविजुअल होते हैं, मेल होती है और एक फीमेल होते हैं, इन दोनों की बॉडी से ही क्या रिलीज होता है, एक स्मोक रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, स्मोक रिलीज होता है, धुआं जैसा रिलीज होता है दोनों की बॉडी से। और यही धुआं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट स्मोक ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाता है। दैट क्या हो जाता है, ये फ्यूज हो जाएगा। एंड ये क्या कर देगा फ्यूज होने के बाद में, एंड फॉर्म्स जाइगोट, या आप लिख दीजिएगा ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जो बच्चा है उसको फॉर्म कर देगा ऑफस्प्रिंग। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था पाइथागोरस का, उन्होंने मॉइस्ट वेपर थ्योरी दिया था। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था फ्लूइड थ्योरी। Then the second theory is of fluid theory was given by scientist का नाम है Empedocles. This was given by Empedocles. ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई धुआं नहीं होता है। देखो मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिखूंगी, एक थ्योरी का नाम लिखूंगी, उसके बाद में जो थ्योरी हम लिखेंगे वो पिछली वाली थ्योरी को डिस्प्रूव कर रही होगी, तो बार बार मैं ये लाइन लिखूंगी नहीं, आपको बता रही हूँ। इन्होंने एम्पेडोक्लस ने मॉइस्ट वेपर थ्योरी को डिस्प्रूव किया। थर्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट फ्लूइड थ्योरी को डिस्प्रूव करेंगे। फोर्थ थ्योरी हम पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट थर्ड थ्योरी को डिस्प्रूव करेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ही डिस्प्रूव द मॉइस्ट वेपर थ्योरी गिवन बाय द पाइथागोरस। इन्होंने कहा था कि कोई स्मोक रिलीज नहीं होता है मेल और फीमेल की बॉडी से, और फिर वो स्मोक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाकर के फ्यूज होकर के नए बच्चे को जन्म देता है, ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा था एक्चुअल में एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था फ्लूइड, इन्होंने किसका नाम नहीं दिया, इन्होंने स्मोक का नाम नहीं दिया था, इन्होंने कहा था एक फ्लूइड रिलीज होता है। दैट फ्लूइड रिलीज कहां से, वही से मेल और फीमेल की बॉडी से। और यही जो फ्लूइड है दिस मेल, ये जो फ्लूइड है मेल और फीमेल की बॉडी से, ठीक है, यही कब होगा, ये फ्यूज हो जाएगा वही से ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड दिस फॉर्म व्हाट जाइगोट। दैट तो ये इन्होंने कहा था। अच्छा एक चीज और कही थी इन्होंने फ्लूइड में पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक नहीं कंसिडर किया, इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया था कि एनी फ्लूइड। एनी फ्लूइड का नाम दिया। अब देखो फ्लूइड तो बहुत तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, हमें पता है, लेकिन कौन से फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तो ये इन्होंने नहीं कहा था, इसीलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को भी कंसीडर फ्लूइड थ्योरी में किया था। तो अब फ्लूइड तो ब्लड भी है, फ्लूइड में तो अदर फ्लूइड्स भी आते हैं, किस पर्टिकुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं ये फ्लूइड तो इन्होंने नहीं बताया। तो एक और साइंटिस्ट आते हैं थर्ड, और वो है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, को उनको ही कहा जाता है। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को जो एम्पेडोक्लस की थी इसको डिस्प्रूव किया, और वो थ्योरी थी रिप्रोडक्टिव थ्योरी। दिस थ्योरी इज रिप्रोडक्टिव थ्योरी, and this theory was given by the other scientist who is also considered as father of biology and zoology as well, and he is Aristotle। ठीक है, ये जो एरिस्टोटल जी थे इन्होंने इनकी थ्योरी को, एम्पेडोक्लस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया, और इन्होंने कहा था कि भैया कोई भी फ्लूइड नहीं हो सकता बॉडी का, सिर्फ एक ही फ्लूइड होता है, वो है ब्लड फ्लूइड। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो मेल बॉडी है और जो फीमेल बॉडी है, इन दोनों की बॉडी से एक्चुअल में वो जो फ्लूइड है वो ब्लड है। कोई भी फ्लूइड कैसे हो सकता है, एक ही फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड। और ये जो ब्लड फ्लूइड होता है यही बेसिकली क्या होता है, फ्यूज करेगा, सेम होगा वर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और तब कहीं जाकर के क्या होगा, एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इनका पॉइंट था, फॉर्म्स जाइगोट। एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहे हैं। अब इनमें जो इन्होंने ब्लड का फ्लूइड कहा था, इसमें भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए कि जो मेल का ब्लड होता है, ये एरिस्टोटल के शब्द है, ठीक है, बाकी किसी के नहीं। तो जो मेल का ब्लड होगा, मेल इंडिविजुअल का जो ब्लड है, उन्होंने उसको प्योर ब्लड का नाम दिया कि ये प्योर ब्लड है। ठीक है, और जो फीमेल बॉडी का जो ब्लड है, फीमेल इंडिविजुअल जो है उसका जो ब्लड है, उसको उन्होंने इम्प्योर ब्लड का नाम दिया। क्लियर? तो इन्होंने कहा था कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब प्योर और इम्प्योर ब्लड ये जब दोनों फ्यूज होते हैं तब कहीं जाकर के एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर?
हालांकि सारी थ्योरीज डिस्प्रूव करी गई थी बाद में जाकर के, जब ग्रेगर्स और मेंडल जी का आगमन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फोर्थ थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। दैट फोर्थ इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय स्वेमरडेन। इस थ्योरी को दिया गया था स्वेमरडेन। He gave this theory. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक्चुअलिटी में जो फ्लूइड है, ये डिस्प्रूव कर रहे हैं किसकी थ्योरी को? एरिस्टोटल की थ्योरी को। और इन्होंने कहा था कि कोई ब्लड नहीं होता है, ठीक है, वो ब्लड फ्लूइड नहीं करता है। इन्होंने कहा था एक्चुअलिटी में जो फ्लूइड है, इनके टाइम तक ये पता था कि जो फ्यूजन है वो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है। सो ही टोल्ड अबाउट दैट कि ऑलरेडी उस फ्लूइड में जो फ्यूज होंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनमें ऑलरेडी पहले से कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्वेमरडेन ने क्या बताया? ही टोल्ड सम मिनिएचर पार्टिकल्स। इन्होंने कहा था सम मिनिएचर पार्टिकल्स are already present in fluid। और फ्लूइड में बेसिकली कौन सा फ्लूइड इन्होंने कंसीडर किया था? वही। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पर ब्लड भी लिख देते हैं, हालांकि इन्होंने ब्लड को कंसीडर नहीं किया था, तो हमसे फ्लूइड ही लिखे छोड़ेंगे। अब ये जो मिनिएचर पार्टिकल्स हैं, इन मिनिएचर पार्टिकल्स को उन्होंने स्वेमरडेन में नाम दिया था होमनक्यूलस। ये इन्होंने कहा था। और ये होमनक्यूलस स्पर्मेसिस्ट और ओवसिस्ट होते हैं। दीज होमनक्यूलस स्पर्मेसिस्ट और ओवसिस्ट, यानी कि अगर ये मिनिएचर पार्टिकल्स स्पर्म में है तो स्पर्मेसिस्ट है, ओवा में है तो ओवसिस्ट है। ठीक है, ये समझ लो कि इस मिनिएचर पार्टिकल्स हैं क्या है, मतलब समझ में आ रहा है ना, स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल। देखो, अगर ये स्पर्म है तो इस स्पर्म में पहले से ही एक बेबी प्रेजेंट है। अगर ये ओवा है तो इस ओवा में भी पहले से ही एक बेबी प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जब ये ओवम और स्पर्म फ्यूज करेंगे तो जो पार्टिकल्स, ये वाले जो बेबी हैं मिनिएचर, अकॉर्डिंग टू द स्वेमरडेन, ये भी जाकर के क्या बन जाएंगे? मैच्योर के फॉर्म्स में आ जाएंगे। तब कहीं जाकर के क्या हो जाएगा? एक नए बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था। ठीक है, यानी कि जब ये स्पर्मेसिस्ट और ओवसिस्ट फॉर्म करेंगे तो जाकर के क्या होगा? एक जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख देती हूँ, स्पर्मेसिस्ट एंड ओवसिस्ट। ये जब फ्यूज करेंगे तो जाकर के क्या होगा? एक नई जायगोट, एक नई ऑफस्प्रिंग और एक नई बेबी का फॉर्मेशन होगा। अब इस थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया, और इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ये वही डार्विन है जिनकी वजह से ग्रेगर्स और मेंडल के काम को कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। उनकी डेथ के 16 साल बाद कहीं जाकर के 3 साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने ठीक है, उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने आकर के किसको, उनको एक पहचान दिलाई। ठीक है, तो हम फिफ्थ थ्योरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस या पैनजेनेसिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? किसने दिया था? गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरीज के बारे में जिन्होंने बात करी थी, इंग्लैंड से थे। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा बोलबाला इंग्लैंड का ही था, तो इनके काम पर बड़ा फोकस हुआ। बाद में इनकी थ्योरीज को भी डिस्प्रूव किया था वीजमैन ने आकर के। तो चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या था? इन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, जबकि किसी हद तक ये थ्योरी सही है। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है। चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दैट सम पार्टिकल्स। इन्होंने भी पार्टिकल्स वर्ड ही यूज करे थे, और इन्होंने कहा था कि वो पार्टिकल्स हैं, बेसिकली वो जो मैटर है, ये पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि ये ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकल्स। हालांकि
जेनेसिस थ्योरी के बारे में बात करें तो हमें जीन वर्ड का तब तक डिस्कवर हुआ नहीं था, तो हम इसे पार्टिकल या सब मैटर के फॉर्म्स में लर्न करेंगे। इन्होंने कहा था कि सभी सेल्स में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सभी कहाँ एंटर करते हैं, विच एंटर इनटू गोनाड्स, ये सब जाकर के गोनाड्स में एंटर करते हैं। और किसके थ्रू एंटर करते हैं, थ्रू ब्लड के थ्रू एंटर करते हैं, ये थ्रू ब्लड। और कब करते हैं, यही बताया था इन्होंने, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब ये पार्टिकल्स जाकर के, देखो सेल्स में प्रेजेंट हैं ये पार्टिकल्स, पर ये कहाँ एंटर कर जाते हैं, गोनाड्स में एंटर कर जाते हैं। यही तो रिस्पॉन्सिबल है नए ऑर्गेनेल्स को फॉर्म करने के लिए। तो किसके थ्रू करते हैं, ब्लड के थ्रू करते हैं। कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एंड क्या करते हैं, फॉर्म्स जाइगोट। ये इन्होंने बताया था, ये इनकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। हालांकि इस थ्योरी को भी बाद में क्या किया गया, डिस्प्रूव किया गया। अब लास्ट की एक और थ्योरी है प्री मैंडलिज्म में, हम इसे यहीं पे कंप्लीट करेंगे प्री मैंडलिज्म में, क्योंकि इतने 5 to 6 साइंटिस्ट ओवर देयर हु गिव डिफरेंट थ्योरीज इन देयर ओन वे। तो उसमें सबसे लास्ट की जो थ्योरी थी जिसको आज तक भी कंसीडर किया जाता है, वो साइंटिस्ट थे वीजमैन। सो उस थ्योरी को बोला गया था थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ continuity of germ plasm. Who gave this theory? Weizmann. ये वही वीजमैन थे जिन्होंने चूहे की पूंछ काट करके कई बार एक्सपेरिमेंट करे थे। इसीलिए इन्होंने एक और जो साइंटिस्ट थे लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को भी डिस्प्रूव किया था। सो दिस वाज गिवन बाय वीजमैन। इन्होंने क्या बताया, ये बड़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। उस टाइम की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो यही थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने कहा था भाई सारे कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए ना तो सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना तो सारे फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पर्टिकुलरली बॉडी के हर ऑर्गन से हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे, आपने इवोल्यूशन में पढ़े होंगे, ठीक है। इन्होंने ये एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो रेसलर है उसका बेबी रेसलर ही बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी में दिया गया था। इन्होंने कहा था कि कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ जर्म प्लाज्म, हर तरीके के सेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि देखो भाई जो ह्यूमन बॉडी है उसके पास में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के पास में कितने तरीके के सेल्स है, 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक तो है सोमैटिक सेल्स और एक है जर्मिनल सेल्स, जिन्हें हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, जर्म सेल्स या जर्मिनल सेल्स। एक बार मैं चेक कर लूं कि वीडियो में, हाँ सॉरी, बस देखना पड़ता है ना कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके पास में 2 काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, वन इज सोमैटिक सेल्स एंड अनदर वन इज जर्मिनल सेल्स। देखो जब किसी भी इंडिविजुअल की डेथ होती है, एट द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, इनकी भी डेथ हो जाती है, ये भी डेथ हो जाती है, डेथ एट दैट एज, मतलब विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। आदमी की डेथ हुई, इनकी भी डेथ हुई, पर ये कभी भी डेथ नहीं होती। ये एक तरीके के इमोर्टल सेल्स हैं, ये मोर्टल है पर ये इमोर्टल सेल्स हैं। डन। तो जो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वो ये वाले सेल्स नहीं हैं, जबकि ये वाले सेल्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, अब हम इनके पॉइंट पर बात करेंगे सीधा सीधा कि किस तरीके से। इन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर्स हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कैरेक्टर्स बेसिकली किसमें एंटर करते हैं, जर्म प्लाज्म में एंटर करते हैं, और तब जाकर के वो नए ऑर्गेनिल्स में भी एज इट इज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स is occurs due to continuity of germ plasm, not somatic cells, not by somatic cells.
ये इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द प्री मैंडेलिज्म। प्री मैंडेलिज्म में हमने 6 थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया है। मॉइस्ट वेपर थ्योरी गिवन बाय पाइथागोरस, स्मोक फ्रॉम द मेल एंड फीमेल बॉडीज अराइज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फॉर्म्स अ zygote. Second theory was fluid theory given by the Empedocles. He told about the any fluid from the male and female body and it fused together and forms a zygote. This theory was discarded by the another scientist, ठीक है। थर्ड थ्योरी was एरिस्टोटल ने जो दिया था रिप्रोडक्टिव थ्योरी। He told that कि जो मेल और फीमेल का जो ब्लड है, मेल का ब्लड प्योर है, फीमेल का ब्लड इम्प्योर है एंड these two kinds of blood fused together and forms a zygote. Fourth theory was given pre-formation theory given by Swammerdam and he told that कि basically already a miniature particles present होते हैं इस particular fluid में और उन्हीं से जब वो फ्यूज करते हैं तो वो पहले से एक लाइफ प्रेजेंट है, उन्होंने ये कह दिया था। और यही लाइफ आगे जाकर के मैच्योर लाइफ में हो जाती है जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में थ्योरी आई थी नेक्स्ट वन इज पैनजेनेसिस थ्योरी। उन्होंने ये कहा था कि कुछ सेल्स में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पार्टिकल्स हर एक सेल्स में प्रेजेंट हैं और वो बेसिकली गोनाड्स में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फॉर्म्स अ zygote। और ये लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इन्होंने जो बीजमैन थे इन्होंने डार्विन की थ्योरी को भी डिस्प्रूव किया था और लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी ऑर्गन को भी डिस्प्रूव किया था। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्री मैंडेलिज्म, ठीक है। आज की पॉइंट्स के लिए बस हम इतना डिस्कस करेंगे। हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैंडेलिज्म को और उससे पहले वही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच वर यूज्ड बाय द ग्रेगर्स ऑन मेंडल्स एंड बाय सम अदर साइंटिस्ट एज वेल। थैंक यू।